खेलों में तो हरियाणा काफी आगे जा रहा है और पूरी चर्चा होती है, दुनिया में चर्चा होती है हरियाणा की। पर हम देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग है जो, उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज हैं आपकी हरियाणा की, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो रैंकिंग में काफी पीछे आई हैं। ऐसा क्यों है? एसवाईएल की चर्चा सर बहुत होती है और पंजाब के सीएम ने बोला कि एक बूंद भी नहीं है हमारे पास पानी देने के लिए। एसवाईएल हरियाणा के लिए लाइफलाइन है। पराली वाला मामला हर बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लाहौर तक जुड़ जाती हैं बातें कि लाहौर से आ रहा है, पंजाब से। इस बार आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। 46.3% कम है हुए। ये एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या किया आपने ऐसा? किसानों की तरफ जो दायित्व है सरकार का, उसके बारे में हरियाणा सरकार सदा बहुत कॉन्शियस रही। दिन में 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं। इसके लिए कोई गवर्नमेंट के एफर्ट भी कम रहते हैं? जहां आपने कुछ क्राइम रेट कम हो हरियाणा में, इसके लिए कुछ किया है? गैंगस्टर फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में भी ये एक बड़ा फिनोमेना है और पंजाब में भी है, जो सब जगह है। 4-5 बातें बता सकते हो जो हरियाणा को जाना जाएगा कि हमने 5 काम ऐसे किए हैं हरियाणा के। हरियाणा फ्रेश का जो कंसेप्ट शुरू किया गया था, उसको कैसा रिस्पांस मिला? मतलब वो मॉडल बन पाया हरियाणा में या फिर उस तरह से नहीं जैसे सोचा गया? देश हरियाणा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं यादविंदर सिंह। हरियाणा की चर्चा पूरे देश में होती है और हरियाणा को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। इन्हीं को जानने हम आए हैं। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल जी के साथ बात करेंगे। हरियाणा कैसे आगे बढ़ रहा है और हरियाणा को लेकर जो सवाल है उनसे पूछेंगे। स्वागत है सर बहुत बहुत देश हरियाणा टीवी पर। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बधाई, आपने नया चैनल हरियाणा पर डेडिकेटेड शुरू किया है, बहुत खुशी हुई जानकर। सबसे पहला सवाल सर, डिजिटाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है हरियाणा में। मतलब अब तक क्या क्या हुआ है इसमें और कैसे आगे बढ़ रही हैं ये चीजें? देखिए, डिजिटाइजेशन पर जो जोर है वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत एफर्ट करके करवाया है। और कोई भी डेटा हो, हर महकमे का पहले तो डिजिटाइजेशन करवाई गई है। फिर कोशिश है कि हर जो हमारा नागरिक है हरियाणा का, उसे हर तरह की सर्विसेज वो हम इसी मोड के ज़रिए डिजिटाइज तरीके से घर बैठे सुविधा प्रदान कर सकें। आप देखेंगे अलग अलग किस्म के हमने पोर्टल शुरू किए हैं, अलग अलग किस्म के ऐप्स शुरू किए हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम सुविधा मिले। आपको जानकर खुशी होगी कि 700 से ज़्यादा हमारी सर्विसेज डिक्लेयर की गई हैं, टाइम बाउंड करने के बारे में कानून बनाए गए हैं। और अगर वो नहीं टाइम में सर्विसेज डिलीवर होती कि अपने सिटीज़न को, तो उसके बारे में राइट टू सर्विस कमीशन को हमने एक्टिवेट किया है। अपील्स होती हैं, एक बड़ा खूबसूरत ऑटो अपील सिस्टम भी शुरू किया गया है और जिसकी धमक जो है वो सारे हिंदुस्तान में है। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि किसानों के फ़ायदे के लिए हमारी ई खरीद पोर्टल जो सारी सुविधा है वो सारी प्रोवाइड की है ताकि किसानों को और ज़्यादा सुविधा दी जा सके। पहले इसमें बड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब वो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गया है। सो हर जगह पर हमारी डिजिटाइजेशन बहुत अच्छी तरह से लागू की गई है। सर, जैसे आपके टाइम में हरियाणा फ्रेश का जो कंसेप्ट शुरू किया गया था, उसको कैसा रिस्पांस मिला? मतलब वो मॉडल बन पाया हरियाणा में या फिर उस तरह से नहीं जैसे सोचा गया था? देखिए, उसका जो कॉन्सेप्ट है सरकार का, वो ये है कि जो बेरोज़गार हैं एक तरह से या बहुत कम आमदनी वाले लोग हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए। आज तक तकरीबन 2000 के करीब हमारे रिटेल आउटलेट शुरू हो चुके हैं और वो गांव में भी हैं, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरियाज़ में भी हैं। और उनकी अच्छी है, जो पिकअप हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। हम अपेक्षा करते हैं कि और ज़्यादा बढ़ेगा। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि वो संख्या 2000 नहीं होनी चाहिए, वो 4000 5000 तक भी जानी चाहिए। एफर्ट है, कामयाबी ज़रूर मिलेगी उसमें। सर, खेलों में तो हरियाणा काफी आगे
जा रहा है और पूरी चर्चा होती है, दुनिया में चर्चा होती है हरियाणा की। पर हम देख रहे हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग है जो, उसके मुताबिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी हरियाणा की, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग में काफ़ी पीछे आई हैं। ऐसा क्यों है? एजुकेशन में क्यों ये चीज़ें पीछे जा रही हैं? पहले तो स्पोर्ट्स में तो आप जानते ही हैं, आपने मान ही लिया उस चीज़ को, लेकिन मुझे खुशी हुई, मैंने आज किसी सोशल मीडिया में देखा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, जिससे मैं भी पढ़ा हूँ, उन्होंने दोबारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जीती है यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स की। पहले तो सदा ही जीते थे, अभी बताया गया 24वां शायद उन्होंने ये जीता है। तो उसके लिए सभी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो पढ़े हैं उनको बधाई। जो हमारी रैंकिंग्स हैं, आप जानते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके मुताबिक इस बार हमने इंश्योर किया है कि सभी की रैंकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा उसमें कैसे अमूलचूल और सुविधाएं दी जाएं, कैसे उनमें पढ़ाई और इम्प्रूव की जाए, उसके बारे में एक पूरा एक्शन प्लान बनाया है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। और हम काफ़ी अच्छे अब पुरानी स्थिति से हैं। आप देखेंगे आगे की रैंकिंग्स हमारी ये क्यों, मतलब ये क्यों कम हुई? मतलब आपने कोई स्टडी करवाई उसके बाद, जहाँ आपने कुछ फीडबैक लिया कि क्या? देखिए, कमियां क्या हैं जो हमारे हमारे यहाँ पर कंपेयर टू अदर्स, वो मैं ये नहीं मानता कि उस तरह की कमियां हैं। लेकिन हमारी कमी क्या है कि कई इंस्टीट्यूशंस हमारी दिखती नहीं। देखिए, अब हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में है, और इसके अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं हमारी। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज़ अ फर्स्ट रैंकिंग यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं इनको। बिल्कुल। अब ये सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं और कई बहुत इंटरनेशनल लेवल की भी चल रही हैं। जिंदल, आपने सुना होगा, जिंदल लॉ स्कूल, जिंदल आपका MBAs वगैरह के लिए भी, अशोका यूनिवर्सिटी, हमारे यहाँ हमारी IIM है रोहतक में। वी आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क इन ऑल दीज फील्ड्स। वो रैंकिंग का जो मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ज़्यादा पहले फाइल ही नहीं करते थे, रैंकिंग लेते नहीं थे, वो इस साल से आपको अंतर दिखेगा। जी। ये भी बहुत चर्चा हुई पूरे देश में, जैसे खेलों की चर्चा होती है, ये चर्चा होगी कि हरियाणा में तो सब कुछ प्राइवेट होने जा रहा है, एजुकेशन में स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे। ये इतनी चर्चा क्यों चली? मतलब क्या ये कुछ सरकार, क्यों सरकार की इतनी आलोचना हुई? जगह जगह पर ये बात हुई, हरियाणा में भी हुई और जगह भी हुई कि पता नहीं स्कूल है, जो हरियाणा के स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे। नहीं, मैं ये मानता हूँ ये जो डिबेट चली पीछे, इट वाज नॉट अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड डिबेट। आपको मालूम होगा, कोविड जब फैला हुआ था तो जो सरकारी स्कूलों में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या थी, विद्यार्थियों की संख्या, वो तो काफ़ी बड़ी थी। इनफैक्ट तकरीबन 20% संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बंद होने के कगार पे आ गए थे। और वहाँ पर क्योंकि टीचर्स को टाइमली तनख्वाह नहीं मिलती थी और वर्क फ्रॉम होम वाला एक सिस्टम शुरू हो रहा था, तो स्टूडेंट्स भी नहीं चाहते थे कि स्कूल्स प्राइवेट की ज़्यादा फ़ीस दें। तब तो बहुत ज़्यादा सरकारी स्कूल्स में थे। साथ ही हमने एक और इवैल्यूएशन की थी, था क्या कि हमारे कई सारी सैंक्शन पोस्टें पड़ी थीं, लेकिन वहाँ पर आदमी नहीं होते थे, शिक्षक नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। अब उस सब चीज़ को रैशनलाइज किया गया है, बैलेंस किया गया है, ताकि क्वालिटी टीचर्स हों और जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर टीचर्स हों। कई ऐसे स्कूल थे जहाँ के सिंगल टीचर स्कूल था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, सिंगल टीचर स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें क्या होगा कि जब भी वो छुट्टी लेंगे, गुरुजी, पूरा स्कूल बंद हो गया। अब उसमें संख्या भी कई जगह पर स्टूडेंट्स की बहुत कम होती थी। हर गांव में हम कोशिश करते हैं, हर ढाणी में कि एक स्कूल खुलवा लो। अब उसमें पॉलिटिकल रसूख से, दूसरी रसूख से वो खुलवा भी लिए गए पुराने समय में। अब उस चीज़ को रैशनलाइज किया। ये नहीं है कि सरकार सरकारी स्कूलों को कभी भी बंद करेगी या बंद करना चाहती है या प्राइवेटाइज करना चाहती, नहीं। जो सरकारी रोल है जो विद्यालयों का, वो कभी कम नहीं हो सकता। जो हमारी कमिटमेंट है सरकारी विद्यालयों को चलाने की, उसमें कोई कमी नहीं है। ये नीडलेस सी डिबेट हो जाती, कई बार लोगों को पता नहीं होता।
उसके बारे में इस तरह की चर्चा हुई ना कि शायद इनमें भी फीस लगनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा फीस होगी, पता नहीं क्या क्या बातें चली, बहुत सारी बातें चली। कि मैंने वही कहा कि ये डिस्कशन कभी भी वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। ऐसे ही कंजेक्चर्स पे ऐसे ही बैठे हुए बात कर लेना, कुछ भी बना लो, वो नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड। तो मैं अगर ऐसे पूछूं कि सरकारी जो स्कूल हैं, जो पब्लिक सिस्टम है, हेल्थ हो या वेलफेयर स्टेट के बारे में ये कहा जाता है कि हेल्थ और एजुकेशन, तो एजुकेशन को लेकर आपके नए प्लान्स क्या हैं हरियाणा के? बहुत सारे हैं, आपको मैं बताऊं तो आपका समय बहुत लग जाएगा। कुछ मोटी मोटी लेकिन बातें। नए स्कूल खोलना, एक्चुअल टीचर्स की भर्ती होना और क्वालिटी टीचिंग होनी चाहिए, डाइट्स के ज़रिए ट्रेनिंग, हर तरह की उनकी काबिलियत, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट क्लासेस, वो सारी हमारी बहुत अच्छी सुविधा है स्मार्ट क्लासेस की भी। इसी तरह से हमारे ब्लॉक लेवल पर भी देखा जाता है कि वो स्कूल जो चल रहे हैं, अटेंडेंस मॉनिटर हो, उनकी पार्टिसिपेशन ठीक हो, उनको क्या फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए। सो सुपरविज़न भी बहुत अच्छी तरह से आजकल करवाई जा रही है। और इसकी सुपरविज़न ना सिर्फ स्कूल्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छी तरह से करवाई जा रही है। तो सर, एक आपने कोरोना का जैसे जिक्र किया, ये भी काफी बड़े पैमाने पर इल्जाम लगा कि जब कोरोना था तो खास तौर पर जो गुड़गांव, जो दिल्ली से सटे आपके जितनी भी फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत गड़बड़ की, इस तरह के एलिगेशन भी लगे, इस तरह की खबरें छपी। उसको लेकर आप कोई मतलब ये है कि जब भी कोई इस तरह की महामारी हो, कम से कम ऐसा ना हो कि आप क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना दे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं? सरकार इसके बारे में सदा कॉन्शियस रही है। आपको ध्यान होगा, उसी वक्त अलग अलग कमिटीज़ बना के जहाँ भी हमारे पास कोई भी शिकायत आई कि पेशेंट्स को फ्लीस किया गया, तो हमने डिटरमिन किया, हमने उसकी कैलकुलेशन करवा के ये पाया कि वो ज़्यादा चार्ज किया गया है, तो हमने वो पैसे डायरेक्टली ऑर्डर्स करके वापस भी करवाए हैं। ये रिकॉर्ड है, आप अगर इसके बारे में देखना चाहो तो आपको संख्या, नाम और वो सारा कुछ पूरा बताया जा सकता है। पंचकूला तक में हुआ, सिर्फ गुड़गांव या फरीदाबाद में नहीं हुआ, सब जगह पर हुआ है। बाकी एक चीज़ और भी है, हमें इसके बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, जो हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का है, वो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारा मकसद कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनका नुकसान हो। हमारे कुछ ज़िले हैं जहाँ के प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं है। उसमें हमारी गवर्नमेंट सेक्टर को और सुदृढ़ करने के लिए हमने एफर्ट किए हैं। हमने ये पाया कि कोविड के दौरान कुछ हमारे ज़िले, 4-5 ज़िले, जहाँ के प्राइवेट सेक्टर का जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। गुड़गांव में बहुत अच्छे हैं, फरीदाबाद में बहुत अच्छे हैं, सोनीपत में अच्छे हैं, रोहतक में अच्छे हैं इत्यादि। कुछ ज़िले हैं जहाँ के हमें गवर्नमेंट सेक्टर को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। कैथल, फतेहाबाद, इवन भिवानी, हिसार, यहाँ पर हम एफर्ट करके अब प्राइवेट सेक्टर को और सबल, उनकी और ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, उनकी क्या क्या करवानी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए उनकी क्या मदद हो सकती है वो भी करवा रहे हैं। और साथ ही साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बहुत इम्प्रूव कर रहे हैं। हाईवेज पहले भी बहुत, अभी भारतमाला में और हाईवेज आ रहे हैं, तो क्या माना जाए आने वाले समय में और बड़ा इंडस्ट्रियल हब होगा हरियाणा? मतलब इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर है, क्योंकि हाईवेज का मीनिंग तो यही होगा। देखिए, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है अच्छा, इसीलिए हमारे इंडस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा आगमन होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। आप जानते ही होंगे कि जीएसटी के कलेक्शन में हरियाणा बहुत आगे है। वी पंच मच अबव आवर वेट। जो हमारा साइज़ है, हमारे से 3-3 गुना जो स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा हम जीएसटी हमारे कलेक्ट होती है। हमारे बड़े भाई पंजाब के विरुद्ध भी हमारी जीएसटी की कलेक्शन की फिगर्स अभी आपकी अखबारों में आती रही हैं। सो वी हैव डन फैंटास्टिक इन दैट रिगार्ड ऑल्सो। बात ये ठीक है कि हम एक इंडस्ट्रियल एक हब है एक तरह से, और हमारा एनसीआर वाला क्षेत्र, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा रकबा, आप जानते हैं 57% से ज़्यादा
एनसीआर में आता है, उसका भी हमें फ़ायदा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि हमारे बाकी के क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। हम सर्विस इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर इसमें पुश करते हैं कि वो आएँ। हम वेयर हाउसिंग को काफ़ी पुश करते हैं। इशू ये भी रहता है कि आप जानते हैं कि जीएसटी कंजम्पशन पर मिलती है आखिरकार। सो जितनी यहाँ से कलेक्ट होती है वो स्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन में रहे, उसके लिए हम सर्विसेज सेक्टर के लिए भी कोशिश करते हैं, हम वेयर हाउसिंग वगैरह के लिए कोशिश करते हैं। साथ ही लोग रहेंगे, जो इंडस्ट्री है उसमें काम करने वाले लोग, उसकी मैनेजमेंट के लोग भी, उनको अपनी तरह की सुविधाएं मिलें ताकि उनकी कंजम्पशन भी यहाँ पर बढ़े। तो ये सारी चीज़ों को देखकर हम एफर्ट करते हैं। सर, पराली वाला मामला हर बार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लाहौर तक जुड़ जाती हैं बातें कि लाहौर से आ रहा है, पंजाब से। इस बार आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। हरियाणा में जो मामले हैं अब तक, जो 6,000 के लगभग कहना हो कि पिछले साल थे, जो इस बार वो 3,000 हो गए हैं। मतलब बहुत बड़ा जो रेट है वो कम हुआ है। कैसे आपने कम किया? तकरीबन 46.3% कम है हुए। ये एक्सपेरिमेंट क्या एक्सपेरिमेंट था? क्या किया आपने ऐसा? अगर किसी और ने सीखना हो, किसी और राज्य ने सीखना हो आपसे। सरकार, सबसे पहले तो हमें मानने की ज़रूरत है कि किसानों की तरफ जो दायित्व है सरकार का, उसके बारे में हरियाणा सरकार सदा बहुत कॉन्शियस रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो समस्या आती है उसको कैसे दूर किया जाए, उसका कैसे हम उद्धार करें, किसानों को क्या क्या हम फैसिलिटी दे सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो है। तो चाहे हम इन सीटू उसकी करवाएं, मैनेजमेंट वो करवा रहे हैं, उसके लिए इक्विपमेंट देने का प्रबंध होता है, डायरेक्टली सब्सिडी भी देते हैं और फैसिलिटेशन सेंटर भी लगाते हैं हम। दूसरा है एक्स-C2 मैनेजमेंट के लिए भी, उसके लिए बेलर्स वगैरह जो भी प्रदान का सुविधा देनी है वो मिली जाए सब किसानों को। इसके साथ ही साथ जब तक वो बेलर्स का इस्तेमाल करके जो बनता है, उसके बाद अगर कंजम्पशन ना हो तो किसान सोचता है कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो दो चीज़ें की, एक तो डायरेक्ट सब्सिडी दी है किसानों को। हरियाणा एक ही स्टेट है जहां तकरीबन 1,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार ने सब्सिडाइज़ किया है। दूसरा ये है कि हमने इंडस्ट्री को, जो कि पराली को, स्टबल को कंज्यूम कर सके, उनको बढ़ोतरी दी है। तकरीबन कितनी हुई? 40 के करीब इस तरह के यूनिट्स लगने शुरू हुए पूरे हरियाणा में जी। और 2G इथेनॉल का एक बहुत बड़ा यूनिट है जो कि पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लगाया है। उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा इसका करते हैं। तकरीबन 14 लाख मीट्रिक टन के करीब इस बार पराली इसी तरह से सेल भी हुई है। इस साल आप किसी भी किसान से पूछिए तो वो पराली की जो कीमत डिस्पोजल में मिलती है उससे वो काफ़ी खुश हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तो एक और घोषणा की है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे स्टबल खरीदने के लिए नीति बनाएंगे। उसके लिए हम आगे अगले साल वो आ जाएगी। हाँ, उसके लिए हम पूरी कोशिश अभी कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी अभी हो जाए, अगले साल तो फ़ायदा होना ही चाहिए उसका। जैसे मैं देख रहा था बहुत सारे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में मशरूम की खेती होती है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ से 6,000 में, 5,000 में 1 एकड़ की जो पराली है वो चली जाती है। तो इस तरह की जो मतलब जो सपोर्टिव रहती है गवर्नमेंट, बहुत सारे जैसे जो मशरूम की खेती करते हैं। मशरूम की कल्टीवेशन में तो शुरू से ही हम एक्टिव रहे हैं और तो और हमने कई पैक हाउसेस भी बनवाए हैं। हिमाचल जितनी होती होगी मुझे लगता है हरियाणा में। अब ये संख्या तो देखिए डिबेटेबल है। आपको आने वाले कुछ दिनों में मल्टीपल पैक हाउसेस लॉन्च करने की भी सूचना मिलेगी हरियाणा में, हफ्ते में ही। कुछ तो पूरे के पूरे गांव कर रहे हैं, मैं देख के आऊँ बहुत सारे गांव जो हैं। जी बिल्कुल। ये आपके कुरुक्षेत्र के आगे आप देखें बड़े सुंदर पैक हाउस बनाए हुए हैं और वो हमारे ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स ने बनाए हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स ग्रुप्स ने, और बहुत कामयाब है। इन्वेस्टमेंट सर की चर्चा हमेशा होती है कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगी तभी इकॉनमी ग्रो करेगी। अगर मैं पूछूं कि मनोहर लाल सरकार के टाइम, जो ये वाली सरकार है, इसमें कितनी नई इन्वेस्टमेंट आई हैं, कितने MOU साइन हुए हैं, कितने प्रैक्टिकली मतलब यहाँ पर यूनिट लगे हैं? देखिए, अगर आप देखें तो सदा कोशिश रही है सरकार की कि एक तो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। हमारे यहाँ बहुत साल पहले
हमारी सुजुकी आई थी कंपनी, मारुति सुजुकी, जैसे आप जानते हैं। अब उदाहरणतया मारुति और सुजुकी दोनों ने अलग से जगह ली हैं 1000 एकड़ के करीब खरखौदा में, और वो मल्टीप्लिकेशन होगी उनकी, उसमें वो अलग अलग किस्म के सुजुकी का 2 व्हीलर भी होगा, और एक तरफ जो हमारा 4 व्हीलर वाली सेक्टर है उसमें भी बहुत किया है। तो इस तरह की जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा की हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब से ये जीएसटी आया है, हमारा टैक्स, पहले सेल्स टैक्स होता था, सेल्स टैक्स या वैट जहाँ पे सेल होती है वहाँ पे मिलता है। जीएसटी कंजम्पशन पर है। कार हरियाणा में बनती है, अगर कंजम्पशन उसकी कहीं बाहर होती है, तेलंगाना, तमिलनाडु, यूपी में होती है, तो टैक्स वहाँ चला जाता है। इट फ्लोज थ्रू आईजीएसटी। तो हम इसके बारे में भी कॉन्शियस हैं कि वो कंजम्पशन भी हमारी स्टेट में बढ़नी चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। तो उसके लिए हम लार्ज स्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स भी करवाते हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट्स भी करवाते हैं, वेयर हाउसेज़ का भी काफ़ी प्रचलन हम करवा रहे हैं, ताकि इसकी कंजम्पशन भी हमारी स्टेट में और अधिक बढ़े, ताकि वो जीएसटी जो एसजीएसटी का पोर्शन है, नेट एसजीएसटी हम कहते हैं, वो और बढ़े। तो ये सारी एक कंबाइंड एक्टिविटी होती है जो कि हम करवा रहे हैं। जैसे आपने खुद भी मुलाकात की, बहुत सारे राजदूतों से आप मिलके आए, वैसे तो अलग अलग तरह का तरीका होता है, ये मतलब इससे हेल्प होती है? जैसे आपने बहुत सारी मुलाकात, पर्सनली बहुत आपने इनिशिएटिव लिया, अब वो एफर्ट है। हम कैसी कैसी मुलाकातें रही, वो उससे कुछ फायदा हुआ? जी जी, फ़ायदा होता है। देखिए, हमारे जो हिंदुस्तान के राजदूत हैं दूसरे देशों में, जब उन्हें हम पूरी तरह से अपने बारे में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट डायरेक्ट मुलाकात करती है, आपने उल्टा कर दिया, आप अपने ही राजदूतों को मिले, मतलब उससे ज्यादा बेनिफिट हुआ? बात यह है ना जी कि हमारे जो वहाँ पर राजदूत हैं, पूरी एम्बेसी है, पूरी प्रेजेंट, उनका बेसिक एंडेवर रहता है कि इंडिया को वो और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और अब जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसकी मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ हर जगह पर वो एफर्ट करते हैं। इन्वेस्ट इंडिया मिशन है, स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अभी राजदूत सारे बुलाकर भारत सरकार ने केवड़िया में जो सरदार पटेल का स्टैचू है, आप जानते हैं, वहाँ पर भी एक समिट करवाया उनका। तो अलग अलग प्रदेशों में गए हैं। एक और उन्होंने स्कीम शुरू की है, जिस प्रदेश के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के अधिकारी हैं, फॉरेन सर्विस के हैं, वो उनसे संपर्क बना रहे हैं, वो स्पेसिफिकली आकर मिल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट्स को, जो कि लेने का एक मौका मिल रहा है। एसवाईएल की चर्चा सर बहुत होती है, और पंजाब के सीएम ने बोला कि एक बूंद भी नहीं है हमारे पास पानी देने के लिए, और रिपेरियन लॉ की बात होती है, बहुत सारी चीजों पर बात होती है कि पंजाब से पानी कैसे आएगा। तो आप कैसे देखो, एसवाईएल वाला केस अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, आप कैसे देख रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, एसवाईएल हरियाणा के लिए लाइफलाइन है। आप जानते हैं कि हरियाणा के बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की बहुत किल्लत रही है, और ये आज की नहीं है, ये तब की है जब से हरियाणा बना था। आप जानते ही हैं इस चीज़ को। ये किल्लत को दूर करने के लिए हमने सदा कोशिश की है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला आया, वहाँ का जो फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हरियाणा सरकार पूरी चेष्टा कर रही है। उसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही, आपको याद है, अभी बैठक हुई थी दोनों माननीय मुख्यमंत्री महोदयान की, और ऑफिसर्स भी उनके साथ थे। उसमें नतीजा ना निकलने के बाद अब आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो हरियाणा सरकार कर रही है। खाप पंचायतों को लेकर पूरे देश में चर्चा होती है, उनकी बहुत सारी इमेजेस हैं, नेगेटिव इमेजेस भी है, पॉजिटिव भी हैं। गवर्नमेंट का कैसे रहता है, मतलब जो खाप पंचायतें हैं वो बहुत पुराना ट्रेडिशन है एक हरियाणा का, तो उनसे आप तालमेल में कैसे रहते हैं कि एक जो अच्छा वातावरण रहे हरियाणा में? देखिए, ये इशू बहुत ज़्यादा जो हुआ है वो अनफॉर्चुनेटली, बुरा ना मानिएगा, अनइन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में कहा है। आपको मीडिया में बहुत ज़्यादा हमें तो कई बार किया गया उसको, हमें ये नहीं पता लगता था कि हम हंसें या रोएं। कई हमारे यंगस्टर जर्नलिस्ट नेशनल चैनल्स पे भी वो खाप नहीं बोलते, वो खप बोलते हैं। और आप और मैं जो पंजाबी को भी जानते हैं, तो खप का मतलब तो बिल्कुल ही अलग होता है।
तो मतलब जिनको पता ही नहीं उसके बारे में वो बात करते हैं। जो आपने ठीक कही चीज़, एक हमारे प्रथा है, एक सोशल मूडिंग है हमारे, और खाप का अपना एक स्थान है। वो एक सोशल कल्चरल एक संस्था बन जाती है। लेकिन खाप को कभी ऐसा भी नहीं स्थान था कि वो कोई ऑनर किलिंग में या दूसरी चीज़ों में जुड़े पाए जाएं। वो साउथ तक इसको हम कट्ट पंचायत कहते हैं तमिलनाडु में। हमारे यहाँ भी ऐसे कई बार करने की कोशिश कुछ लोगों ने की, पर उसमें कानून अपना स्थान लेता है। लेकिन जहाँ खाप की अच्छी चीज़ें हैं, ये रात रात कई जगह पे वो डीजे बजाना 12-1 बजे तक सबकी एक्टिविटी ख़राब करनी, शराब का प्रचलन उसको चेक करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपनी बेटी अपना धन, ये सारी चीज़ों के बारे में जो इनका योगदान है वो बहुत प्रशंसनीय है। और हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है सोचना कि खाप पंचायतें बिल्कुल इलीगल हैं, लेकिन एक्टिविटी इलीगल नहीं होनी चाहिए। कई बार कुछ उनमें शरारती आदमी करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। तो इनसे कोई होता है, कोई तालमेल रहता है गवर्नमेंट का कि जब भी सोशल, हम सब सोशल हैं आदमी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर हो, साइड हो या पॉलिटिकल साइड हो, तो संपर्क हमारा रहता है। लेकिन हमने कोई ऐसे ऑफिशियल बॉडी नहीं बनाई है कि जी उनके साथ कोई जैसे कोई इशू होगा तो बात होती है तो बेसिकली। बात है, उनसे संपर्क होता है, बिल्कुल इमीडिएटली होता है। सर, जो एनसीआरबी का डाटा है इस बार का 2021 का, उसमें जो 2021 में 1144 जो मर्डर हुए हैं हरियाणा में, यानी जो रेट है वो 3.8 है, यानी एक दिन में 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं। तो क्राइम वैसे तो पूरी दुनिया का फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही है, पंजाब में भी होगा, यूपी में भी होगा, सब जगह क्राइम रेट रहता है। तो इसको लेकर मतलब ये जो चीज़ों को रोकने के लिए, या ये क्यों है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके लिए कोई गवर्नमेंट के एफर्ट भी कम रहते हैं, जहां आपने कुछ क्राइम रेट कम हो हरियाणा में, इसके लिए कुछ किया है? देखिए, कई कारण होते हैं इनमें। क्राइम रेट बढ़ना, मैं नहीं मानता कि हरियाणा में क्राइम बढ़ा है, नॉट एट ऑल। हमारा क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत कंट्रोल में है। ये बात ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स भी आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग आते हैं, और कई बहुत बेचारे गरीब भी होते हैं। तो अलग अलग किस्म की अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं। उनकी आइडेंटिटी की वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त ड्राइव करते रहते हैं हम। लेकिन ये भी है कि क्योंकि हमारा, जो मैंने जैसे बताया, बहुत ज़्यादा क्षेत्र एनसीआर में है, दूसरी स्टेट्स साथ लगती हैं बिल्कुल हमारे। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ राजस्थान है, इधर पंजाब भी है, हिमाचल भी है, सारा ये एक तरह से पॉट होल है। दिल्ली का भी क्राइम है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं उसका असर पड़ता है, पूरे क्षेत्र का असर पड़ता है। सो हम इन सब चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बाकी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है हरियाणा में, और सारी एफर्ट करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। ये पिछले दौर में ये भी कोई अकेला हरियाणा का फिनोमेना नहीं है, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, गैंगस्टर जो फिनोमेना है, जो हमारे यंगस्टर हैं, जो बच्चे बहुत नर्जेटिक हैं, जो सही दिशा में जाने चाहिए, वो किसी और दिशा में चले जाते हैं ना। तो जो राइट टाइम होता है, कई बार उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, घर वालों की भी प्रॉब्लम रहती होगी, सरकारों की भी रहती होगी, समाज की भी रहती होगी। तो इसको टैकल करने के लिए आप कैसे देखते हैं, ये गैंगस्टर फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में भी ये एक बड़ा फिनोमेना है और पंजाब में भी है, जो सब जगह है। देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि गैंगस्टर्स का जो रोल हरियाणा में थोड़ा दिखा गया है, हमारा काफ़ी अंडर चेक है। ऐसी बात नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हो कहीं भी, लेकिन बहुत सारे इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आप देखिए, जो नारकोटिक्स का कंट्रोल है, वो भी इससे जुड़ जाता है। आपने देखा ड्रग है और ये जुड़ गए हैं, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा है। अब नारकोटिक्स पे कंट्रोल करना, उसके प्रचलन पर, उसकी स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने भी बहुत एफर्ट किए हैं। आपको ध्यान होगा, यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने एक सेमिनार चंडीगढ़ में भी किया था, जिनमें सभी स्टेट्स को, यहाँ वालों को बुलाया था। इसके बाद एक चिंतन शिविर हुआ, आपको ध्यान होगा, फरीदाबाद हरियाणा में अभी, जिसमें सभी स्टेट्स के होम मिनिस्टर्स और डीजीपीज़
होम सेक्रेटरीज और डीजीपीज का हुआ था। मैं भी उस में शामिल था चिंतन शिविर में। तो सारी जो प्रोसीडिंग्स थी उनमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन हुई है। हर स्टेट वाइज रिव्यू हुआ है और बहुत अच्छी तरह से हम काम कर रहे हैं। आपको और बताता हूँ, आज जब हम बात कर रहे हैं, आज भी हमारी एनकॉर्ड की मीटिंग जो आमतौर पर चीफ सेक्रेटरी लेते हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो खुद मीटिंग वो ले रहे हैं ताकि इस पे और ज़्यादा एफर्ट किया जाए और हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ हम करें। सो ये सारी कलेक्टिव एफर्ट्स हैं जी, काफ़ी ज़्यादा, और वो हो रहे हैं। ड्रग वाला भी जैसे देख रहे हैं, हिमाचल में बहुत कम होता था, हिमाचल में भी पिछले दौर में देखा गया है। काफी पूरे प्रचलन। सारी जो इंडिया की सारी स्टेट्स हैं, नए फिनोमिने से, जैसे आपने नार्को टेररिज्म की बात की, या जो ड्रग है, ड्रग की मनी कैसे इजी मनी है, उससे वो सारा फिनोमिना जुड़ जाता है। तो ड्रग को लेकर भी कोई मतलब, क्योंकि पंजाब में भी हमने देखा ड्रग को लेकर हमने हरियाणा में अपना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया है और उसमें एक एडीजीपी लेवल के ऑफिसर को इंचार्ज बनाया है। हर ज़िले में उनको इसका स्ट्रक्चर बनाने खासतौर के पर लिए, सिंथेटिक ड्रग है जो सिंथेटिक ड्रग्स का भी चिट्टा हमें, जिसकी बात बिल्कुल होती है, ठीक कह रहे हैं, प्रचलन बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ पे तो आप जानते हैं कि चाहे वो अफ़गानिस्तान एक मोड हो, चाहे बर्मा के ज़रिए आता हो, वो अलग अलग बातें हैं। ये सारी गोल्डन ट्रायंगल ये वो करने की बात पुरानी हो गई। हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है और बहुत अच्छी तरह से इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इसमें ये नहीं है कि एक स्टेट का है, सभी स्टेट्स को इकट्ठे होकर इस पे एफर्ट करने पड़ते हैं और कर रहे हैं हम। कोऑर्डिनेशन इंटर स्टेट भी करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट तक बनाया गया है और बहुत एक्टिव इस पे काम हो रहा है। सर, जैसे आपने बात की ऑनर किलिंग की, तो इसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा हरियाणा के ऊपर नेशनल मीडिया में भी हुई और बाकी जगहों पर भी। तो डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि आपका कोई भी ओपिनियन है, वो जब आप बाल्ग हो जाते हो तो आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी करती है। तो इसको लेकर बहुत सारी कोर्ट भी इंटरवेन करती रहती है, हाई कोर्ट की लगातार इंटरवेंशन रहती है। तो ऑनर किलिंग्स को कैसे रोका जाए, या इस फिनोमेनन को आप कैसे देखते हैं हरियाणा में? देखिए, ये जो प्रचलन है, एक तो सबसे पहले तो हमारा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा रोल है। लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें कुछ नहीं है, ये फर्जी बातें हैं, ऑनर का अपना बचाव या ये चीज़ें कोई नहीं है। दूसरा एक और इसमें है, देखिए अर्बनाइजेशन ज्यों बढ़ रही है, आप जानते ही हैं हरियाणा की आबादी 40% से ज़्यादा अर्बन होने की तरफ है। कुछ ही देर होगी जबकि लोग कहते हैं कि 50% से ज़्यादा अर्बन हो जाएगा हरियाणा। ये अर्बन एरिया की प्रॉब्लम बहुत ही कम है, गांव ये की है। ज़्यादा हमारी गांव की है, जहाँ के हम ट्रेडिशन बाउंड काफ़ी हैं। इसमें हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हमारी इंफॉर्मेशन, सोशल जागृति करंट मूविंग्स के मुताबिक होनी चाहिए, वो हम एफर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा क्राइम हो तो हम उसे चिन्हित अपराध मानते हैं, विभत्स क्राइम मानते हैं और पूरे बल के साथ उसे टैकल करते हैं, और ताकि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सज़ा मिले, ताकि आगे से कोई जघन्य बात ना कर पाए। ई व्हीकल जो पॉलिसी अभी आप लेके आए हैं, इसका क्या मीनिंग है? क्या ये इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये हम प्रमोट कर रहे हैं कि एंटरप्राइजेज हरियाणा में लगें जो ई व्हीकल बनाएं। आपको जानते ही हैं आप कि एनसीआर में तो बहुत देर से ही काफ़ी तरह के जो फ्यूल्स हैं वो प्रतिबंधित हैं इंडस्ट्री में, हमारे आइडेंटिफाइड हैं। उनको सिर्फ ये सीएनजी इस्तेमाल करने की आवश्यकता पहले भी कार्स या व्हीकल्स में होती थी दिल्ली के आसपास, आपको ध्यान होगा। अब उसको ईवी पे लाएं तो एक स्टेप फॉरवर्ड है। इसमें जो फ़ायदे हैं वो सब लोगों को पता है। जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है उसको कम रखने के लिए एक तो सब्सिडी यूज़र को दी जाती, बायर को, दूसरा है मैन्युफैक्चरर को भी उसका सपोर्ट दिया जाता है। ये एक बेसिक थिंकिंग है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम ई व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, बड़ी जल्दी ही हम तकरीबन 1000 बसेस लेने जा रहे हैं जो ई व्हीकल्स होंगे। संख्या हम उसकी फेजेस में बनाएंगे, लेकिन वो बड़ी जल्दी लेने जा रहे हैं। और इसके बारे में सिर्फ हरियाणा नहीं, भारत ही पूरा शोकेस करता है इस चीज़ को।
कि हम अलग अलग जगह पे बताएं। अभी जो COP27 का हो रहा है, आप जानते हैं शर्म अल शेख में, उसमें हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी हमने भेजा है, क्योंकि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने एक 3-4 अधिकारियों का दल ख़ास तौर पर चुना, वो वहाँ जाएं और ये सारा कुछ शोकेस भी करें। तो ये एफर्ट है हमारा पूरा, इसके बारे में कामयाब होंगे। हरियाणा में सर, हरियाणा की कोई ऐसी 4-5 बातें बता सकते हो जो हरियाणा को, मतलब आपकी सरकार के टाइम या आपके काम के टाइम जिनको जाना गया कि हाँ, जिनको जाना जाएगा कि हमने 5 काम ऐसे किए हैं हरियाणा के लिए? देखिए, हरियाणा में कोई भी क्षेत्र लें, वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैंने डिजिटाइजेशन का कहा, सर्विसेज का कहा, जो आइडेंटिफाई किए हैं, राइट टू सर्विस बनाकर वो नोटिफाई किए हैं, ये बहुत एक अच्छा काम हुआ है। अगर शिक्षा की बात करें तो हमने बच्चों को और एनेबल करने के लिए हमने बहुत अच्छी तरह से, आपको पता है कि टैबलेट्स भी दिए हैं, और वो 5 लाख के करीब संख्या है, और ज़्यादा इसी तरह से हम करते रहते हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम बहुत अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी बहुत अच्छी है सारे सेक्टर्स की। इसके साथ साथ हम बेसिकली ये भी मानकर चलते हैं, हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं। किसान, आपने ध्यान किया हो, किसान के लिए जो हमारी स्टेट एक बिरली स्टेट है जो कि सिर्फ वीट पैडी नहीं प्रोक्योर करती, MSP पर हम प्रोक्योर करने के लिए आप गिनती करिए तो आप हैरान हो जाएंगे कितनी फसलें हैं जिनमें कि हम MSP किसान को इंश्योर करवाते हैं। हमारा स्टेट बाजरा तक भी पिछले साल तक प्रोक्योर करता था, आप भी भावांतर भरपाई में पैसे देते हैं किसान को कि MSP के बराबर उसको कीमत मिले। ये सारी सिर्फ हरियाणा ही करता है, चाहे वो मूंग हो, चाहे वो आपकी सूरजमुखी हो, ये सारी परचेज स्टेट करवाता है। तो ये सारी सुविधाएं हम किसान को प्रोवाइड करते हैं। तो कृषि प्रधान है और इसके लिए सुविधाएं देते हैं। पराली की आपने सबसे बड़ी बात स्पोर्ट्स वाली भूल गए आप। नहीं, स्पोर्ट्स तो है ही, देखिए वो तो आप इन योर फेस है, वो तो हमारे युवाओं का वो तो शान है ही। सर, एक ये जो डेट की है, डेट कोई इकोनॉमी डेट मुक्त हो सकती है? क्योंकि डेट हर स्टेट पर है, डेट दुनिया में हर जगह है, मतलब तो ये जो हरियाणा पर भी है, मतलब वो डेट की स्थिति बनी रहती है, ये डेट की स्थिति बनी रहेगी? यादवेंद्र जी, ऐसे है, देखिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो ये चीज़ क्लियर होती है। आप कर्ज़ा उठाते हैं ताकि आप उसके बेसिस पर मल्टीप्लाई करें अपनी प्रोडक्शन, सेल, आमदनी और यूटिलाइजेशन। ये है प्राइवेट सेक्टर के लिए। जहाँ स्टेट आती है, स्टेट का दायित्व होता है पब्लिक वेलफेयर। अब पब्लिक वेलफेयर के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो ताकि उससे प्राइवेट सेक्टर भी पनपे और आम आदमी को भी फ़ायदा हो। आपने कृषि के क्षेत्र में करना है, इंडस्ट्री में करना है, एजुकेशन में करना है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए आपको सिर्फ ये नहीं होता कि टैक्स कलेक्ट करो और जितना टैक्स आए उतना खर्चा करो ना, आपको थोड़ा उससे ज़्यादा भी करना होता है। तो उसके लिए लोन भी लिया जाता है। लोन जब तक आप अपने नॉर्म्स के मुताबिक लेते, देखिए नॉर्म्स निर्धारित होते हैं भारत सरकार द्वारा, RBI द्वारा, और जो हमारे प्लानिंग कमीशन हैं, प्लानिंग कमीशन पहले नीति आयोग भी बताता है इसके बारे में, वो सारा एक है, फाइनेंस कमीशन ले डाउन करता है जो 5 साल होता है, आप जानते हैं। अगर आप उसके अंतर्गत ले रहे हो, उन्हीं लिमिट्स में ले रहे हो, ऑफ बजट नहीं लोन्स ले रहे, तो आप बहुत सेफ हैं। हरियाणा इस मामले में परफेक्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है लोन्स की कि हमने कुछ एक्सेसिव कर्जा ले लिया हो, बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। और हम तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट हैं, फालतू लोन भी नहीं लेते। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच यादवेंद्र जी, बहुत ग्रेटफुल। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।